हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाला हूं और केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस के बारे में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इस केस को जानने की कोशिश बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मुझे कई बार डीएम आते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, कई बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह बच्चों की डिमांड रहती है कि सर ये गोलकनाथ का केस क्या था, इसको ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। तो ठीक है, आज इस केस को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि एग्जैक्टली गोलकनाथ केस में क्या हुआ था एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस केस को समझाने के लिए ना मैंने इस केस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला जो स्टेज है दैट इज़ द बैकग्राउंड, राइट। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करने वाला हूँ, फिर मैं एग्जैक्टली गोलकनाथ केस में क्या हुआ था मैं उसकी बात करूँगा, एंड थर्ड हम ये डिस्कस करेंगे कि इस केस के बाद क्या चेंजेस आए थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और गवर्नमेंट ने कौन सा मेजर अमेंडमेंट किया था ताकि गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल सके, राइट। तो इन तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे, बैकग्राउंड, गोलकनाथ केस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझकर ही हम गोलकनाथ केस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे 1951 पे। तो 1951 में क्या हुआ था? 1951 में ना सबसे पहली बात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था और इसी अमेंडमेंट के साथ 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया था, राइट। तो 9th शेड्यूल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था, इसको 1951 में ऐड किया था और इस शेड्यूल के पीछे ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कैसे क्रिएट हुई थी बताता हूं आपको। इस शेड्यूल में गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि जिस भी लॉ को, जिस भी एक्ट को, स्टैट्यूट को इस शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, वो लॉ या वो स्टैट्यूट जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, यानी कि जुडिशरी उस लॉ का रिव्यू नहीं कर सकती। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक तरीके से ना इम्यूनिटी क्लेम कर सकती थी, किसके थ्रू? 9th शेड्यूल के थ्रू। फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया था, इसमें और भी कई अमेंडमेंट हुए थे। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था उसमें 9th शेड्यूल ऐड होने के साथ साथ और भी कई अमेंडमेंट्स हुए थे, जैसे कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड हुई थी, राइट। तो समझ में आया कि 9th शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th शेड्यूल का कनेक्शन ही हमारे इस केस से है। अब एक बात ध्यान रखो, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उसको चैलेंज किया गया था कौन से केस में? शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया था। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क केस है जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। नाउ इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये रहा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को थ्रू आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो 368 जो है, अब 368 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लिखा हुआ है अबाउट दी प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर किसमें गिवन है? दैट प्रोसीजर इज गिवन अंडर आर्टिकल 368। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट जब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इनफैक्ट जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी गवर्नमेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नाउ यहां जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था ये गवर्नमेंट के फेवर में आया था। कौन से केस में? शंकरी प्रसाद केस में। उसके बाद देखो 1964 में एक केस आया था जिसका नाम सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट तो 1967 में आया था, लेकिन इस केस के बारे में बात इसलिए करूंगा मैं क्योंकि इस केस में ना कॉन्स्टिट्यूशन के 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। तो 1951 में अमेंडमेंट आया फर्स्ट एंड 1964 तक आ चुका था 17th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो केस था बेसिकली ये एक केस राजस्थान पुलिस में काम करने वाले सब इंस्पेक्टर के बारे में था जिसे जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था। इस केस की बात हम एक्सक्लूसिवली किसी और वीडियो में करेंगे। नाउ
इस केस में क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूं, वैसे ब्रीफ में बता देता हूं क्या हुआ था कि 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के साथ साथ इसलिए चैलेंज किया गया कि गवर्नमेंट ने 44 एक्ट्स को, 44 स्टैट्यूट को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। तो आप समझ रहे हो गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, जुडिशियल रिव्यू से लॉ को बचाना है तो उसे 9th शेड्यूल में ऐड कर दो, और उसके बाद कोई भी सिटीजन इंडिया का उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले शंकरी प्रसाद केस में कहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया जो हमने पहले कहा हम उसी बात पे कायम है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट राजस्थान वाले केस में ना देखो 5 जस्टिस की बेंच थी, 3 जस्टिस मेजोरिटी में थे, 2 जस्टिस माइनॉरिटी में थे, राइट। तो 2 जस्टिस ऐसे थे, एक तो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मुधोलकर, जिनका ओपिनियन डिफरेंट था मेजोरिटी से, और उनको लगता था कि गवर्नमेंट को ये पावर नहीं मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर दे, राइट। तो बेसिकली एक कह सकते हैं ना कि एक ओपिनियन जो है ना वो बनने लगा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या इस बात के अगेंस्ट बनने लगा था। मैं ये नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट बनने लगा था, लेकिन एक ओपिनियन ये बनने लगा था कि गवर्नमेंट को इतनी पावर तो नहीं मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर दे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस अल्टीमेटली क्या रहेगा, राइट। और बाद में फिर क्या हुआ, जब बाद में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी दी सारी की सारी स्टोरी कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, राइट। नाउ ये आपने 2 केसेस देख लिए, 2 केसेस जो आपने पहले देखे इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि गवर्नमेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। अब दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, गोलकनाथ केस में क्या हुआ था। नाउ गोलकनाथ केस में एग्जैक्टली ये हुआ था कि 2 भाई थे, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ, उनकी फैमिली थी, उनके पास 500 एकर्स ऑफ लैंड थी, राइट। और ये लैंड कहाँ थी, पंजाब में थी। अब पंजाब में एक एक्ट आया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953, और पता है इस स्टैट्यूट की खास बात क्या थी, इस स्टैट्यूट की खास बात बोल दो या स्ट्रेंज बात बोल दो कि इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है तो मैं आपको बता देता हूं कि 9th शेड्यूल वही है जो 1951 में पहली बार फर्स्ट टाइम विच वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 9th शेड्यूल में किसी एक्ट को डालने का मतलब है कि उस एक्ट का तो आप जुडिशियल रिव्यू कर नहीं सकते। गेटिंग ए पॉइंट? सो बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, 17th अमेंडमेंट कब आया था, 1964 में आया था। और पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट को किस में डाल दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा पिटिशनर को, पिटिशनर यहां पे कौन है, जिसने रिट पिटिशन फाइल की थी। रिट पिटिशन किसने फाइल की है, रिट पिटिशन फाइल की है विलियम गोलकनाथ ने, हेनरी गोलकनाथ ने। तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन फाइल की थी उनकी बात की जा रही है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने पिटिशनर्स को यह कहा कि आप मैक्सिमम 30 एकर्स ऑफ लैंड अलाउड है, और बाकी जो लैंड है यानी कि जो 470 एकर्स जो लैंड है उस लैंड को सरप्लस ट्रीट किया जाएगा। तो सरप्लस ट्रीट करने का ये मतलब हुआ कि जो भी लॉज सरप्लस लैंड के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो रिलैक्सेशन 30 एकर्स ऑफ लैंड पे मिलेगी वो सारी रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन उसके बाद जो एक्सेस लैंड है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली किसी भी तरह की रिलैक्सेशंस बोल दो, बेनिफिट्स बोल दो, वो नहीं मिलेंगे। राइट, गेटिंग ए पॉइंट? बात समझ में आ गई आपको? नाउ अब गोलकनाथ ने क्या किया, गोलकनाथ एंड अदर्स जो पिटिशनर थे उन्होंने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल करी, और रिट पिटिशन फाइल करके ये कहा कि सर ये जो गवर्नमेंट लॉ लेकर आई है, कौन सा लॉ गवर्नमेंट लेकर आई है, ये देखो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953 जो गवर्नमेंट लेकर आई है, ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है।
और इन्होंने कहा कि हमारा जो आर्टिकल 19 है जिसमें राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी है उसका वॉयलेशन करता है, राइट टू प्रोफेशन जो हमारा राइट है उसका वॉयलेशन करता है, एंड राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 दोनों का वॉयलेशन करता है। और इसीलिए जो 1953 का एक्ट है, इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाए। बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे ले रहा है, तो इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दो। और इसके लिए पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट क्या थे ये भी देखो। किसी भी केस को समझने के लिए ना क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए पिटिशनर ने एंड रिस्पोंडेंट ने, उसको जानना भी जरूरी है। इस केस में रिस्पोंडेंट कौन था? गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ व्हाटसोएवर नेचर बिकॉज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे नहीं छीन सकती। ये केशवानंदा भारती केस से पहले की बात हो रही है। केशवानंदा भारती केस में तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बात बोल दी थी, गवर्नमेंट ने तो कुछ और बात कही थी बेसिकली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में, जो कि इस केस के बाद में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की लिमिट्स को डिसाइड कर दिया था बहुत हद तक, राइट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया, आर्टिकल 368 ओनली डिफाइंस द प्रोसीजर, इट डजंट ग्रांट द पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे ना तो उसमें यू विल सी ए प्रोसीजर इज गिवन कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बोला कि उसमें पावर तो गिवन ही नहीं है। उसमें क्या गिवन है? उसमें सिर्फ प्रोसीजर गिवन है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ राइट, यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दो, स्टेट ऑफ पंजाब बोल दो, क्या आर्ग्यूमेंट थी जिसको इस केस में हम रेस्पोंडेंट बोलेंगे। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ऑब्जेक्ट जो है ना इस अमेंडमेंट का, कौन सा अमेंडमेंट? 17th अमेंडमेंट। सारे फैक्ट्स मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपका इस केस में इंटरेस्ट जो है वो बराबर बना रहे। ये बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है अमेंडमेंट का वो ये है टू चेंज द लॉ ऑफ द नेशन एज पर चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो अमेंडमेंट तो रिक्वायर्ड होता है, और अगर अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिजिड बना देगा। और वी ऑलवेज से ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फ्लेक्सिबल है एंड फ्लेक्सिबल भी नहीं है, एंड इट इज नॉट टू रिजिड। और दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। ये बात कह दी कि जुडिशरी जो है वो उनकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी ऐसे जजमेंट आए हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, हमने जो अमेंडमेंट किया है वो 9th शेड्यूल में किया है, इसलिए जुडिशरी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस केस। नाउ अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 11 जस्टिस की बेंच थी। There were 11 justices sitting for this case, right? So now, out of these 11 justices जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, उनमें से 6 जस्टिस पिटिशनर के फेवर में थे और 5 जस्टिस जो थे वो रिस्पोंडेंट के फेवर में थे, यानी कि गवर्नमेंट के फेवर में थे, पिटिशनर के फेवर में नहीं थे। तो 6 अगर फेवर में थे तो मेजोरिटी ने क्या कहा? मेजोरिटी ने बेसिकली इस केस में रेफर किया आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। आर्टिकल 368 में जो मार्जिनल नोट है ना उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाद में उस मार्जिनल नोट को भी अमेंड किया था जो आर्टिकल 368 में गिवन है। नाउ आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में तो लॉ डिफाइन है, लॉ को डिफाइन किया है, जिसमें कि परमानेंट लॉज है, जिसमें कि टेम्परेरी लॉज हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस है। लेकिन आर्टिकल 13 में ना क्लियरली कुछ भी नहीं लिखा हुआ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ना आर्टिकल 13 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्रॉब्ली कोई मिस्टेक रही होगी या भूल गए होंगे या व्हाटसोएवर, जो भी रीज़न रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली टीम का। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आर्टिकल 13 को अगर आप रेफर करोगे, अगर आप उसको देखोगे तो यू वोंट फाइंड इट। उसमें आपको ऑर्डिनेंस के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आपको स्टैट्यूट्स के बारे में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आर्टिकल 13 में कहीं भी आपको
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में क्लियरली कुछ गिवन नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए जिन्होंने चीज़ों को आसान बना दिया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 6 जो जस्टिस थे उनका क्या ओपिनियन था? उनका ओपिनियन था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड मेजॉरिटी ओवररूल्ड सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो प्रेसिडेंट पहले दिया था उसको चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले प्रेसिडेंट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, जजमेंट वॉज चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। 5 जस्टिस ऐसे थे जो गवर्नमेंट के फेवर में थे, जो कि माइनॉरिटी में थे। उन्होंने तो पुराने लॉ को फॉलो किया और ये बोल दिया कि गवर्नमेंट को कंप्लीट ऑटोनॉमी है, पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम अराइज हुई इस केस में कहाँ? प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि अगर हम पिछले 2 वर्डिक्ट्स को ओवर रूल कर रहे हैं, गेटिंग आई पॉइंट, सज्जन सिंह का केस, शंकरी प्रसाद का केस, हम उन दोनों केसेस को ओवर रूल करके वी आर गिविंग ए न्यू जजमेंट, तो जो पुराने जजमेंट आ चुके हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस केस का? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बहुत जबरदस्त स्मार्टनेस दिखाई एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इस केस के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग एप्लीकेबल होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग? देखो, प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो आगे की डेट से हो, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो पीछे की डेट से हो। और देखो लिखा हुआ है ना ओवर रूल कर देना, लिखा हुआ क्या है? ओवर रूलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो हमारा जजमेंट है जो हमने गोलकनाथ केस में दिया है ये फ्यूचर से एप्लीकेबल होगा। यानी कि अब तक जो केसेस हो चुके हैं जिसमें कि हमने ऑपोजिट जजमेंट दिया था, उन केसेस के ऊपर इस केस के जजमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले जिन लोगों को लगता था कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है और जिन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी थी और वो मैटर डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, जजमेंट आ चुका है, तो उन केसेस में अब ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर अब कोई अगर ऐसा केस आता है तो उस केस में ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। सो पास्ट डिसीजंस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। रीजन क्या था? मिनिमाइज करना नेगेटिव इंपैक्ट को ऑफ द जजमेंट इन वैलिडेटिंग द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर ऐसा कर देते तो कितना मेस क्रिएट हो जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बीच का रास्ता निकाला। आ गई मेरी बात समझ में आया आपको सेकंड पार्ट इस केस का? और इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कौन कौन से आर्टिकल्स का रेफरेंस देना है मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 13 जिसमें लॉ को डिफाइन किया है, देन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी भी है, तो आर्टिकल 19 एंड देन आर्टिकल 368 राइट। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और 5th और 6th अगर आप मुझसे पूछोगे तो आर्टिकल 32 जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं जब फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, एंड आर्टिकल 226 जिसमें हम हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं इफ देयर इज एनी वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने कई बार ऐसी कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया जाए। लेट्स राइट, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कई बार ऑर्डिनेंस लेकर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया जाए। तो हुआ क्या, 1971 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम की गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया। चैलेंज किया गया था 17th अमेंडमेंट को। इज दैट क्लियर? 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया और उसका पर्पस था ओवर रूल करना गोलकनाथ के डिसीजन को। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए गवर्नमेंट ने मेजर अमेंडमेंट किए आर्टिकल 13 में एंड आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किया। और 368 में जो मार्जिनल नोट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर आपने मुझसे कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा है तो यू मस्ट बी रिमेंबर राइट, आपको ये यू मस्ट बी रिमेंबर। अगर आपने
मुझसे कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ा है तो आई एम श्योर आपको ज़रूर याद होगा कि मार्जिनल नोट क्या होता है। जब मैं इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं तो वहां मैं मार्जिनल नोट की बात हमेशा करता हूं। आई एम श्योर आपको याद होगा। सो मार्जिनल नोट जो है ना ऑफ आर्टिकल 368 उसको अमेंड किया गवर्नमेंट ने एंड पावर वॉज एडेड इन द मार्जिनल नोट। पावर वर्ड को ऐड कर दिया मार्जिनल नोट में एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड द बिल रेस्ट्रिक्टेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज आया था 24th अमेंडमेंट में। ये क्या अमेंडमेंट था मैं आपको बता देता हूं। आज हम जिस दौर में हैं, आज जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं, अगर लोकसभा एंड राज्यसभा, आई मीन लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इफ दे हैव पास्ड एनी स्टैट्यूट और एनी लॉ, तो उस केस में ना जो हिंदुस्तान के हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, उन्हें अप्रूवल देना होता है। पार्लियामेंट से लॉ बन गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर लॉ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन दिस। लेकिन आपको पता है पहले ऐसा नहीं था। तो पहले प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी कि वो डिनाई कर सकते हैं, वो विथहोल्ड कर सकते हैं, राइट। वो जो लॉ उनके पास में आया है, जो बिल उनके पास में आया है, स्टैट्यूट तो वो तब बनेगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन कर देंगे और जब उसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा। तो उस पावर के ऊपर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर होती है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया था इस 24th अमेंडमेंट ने, और ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंपल्सरी अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ था, 24th अमेंडमेंट आया था। तो आई एम वेरी श्योर इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज एक साथ देने की कोशिश करी है। मैंने आपको अमेंडमेंट भी बताए, 17th अमेंडमेंट, 1st अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, आर्टिकल्स की बात भी करी, गोलकनाथ केस में क्या हुआ था ये डिस्कस किया, शंकरी प्रसाद के केस के बारे में भी हमने कुछ बातें देखी, हमने सज्जन सिंह का केस भी देखा कि वो केस क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। केस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपके माइंड में प्रॉपर क्लियरिटी रहे, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, क्या जजमेंट रहा, क्या मेजोरिटी थी, क्या माइनॉरिटी थी, और मेजोरिटी माइनॉरिटी का क्या ओपिनियन था। ये सारी बातें हमने आज इस केस लॉ के वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और अगर आपने इसको समझने की पूरी कोशिश की है, तो अब आप एग्ज़ाम में अगर इस केस के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बेस्ट वे में अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा लॉजिकल होगा और उसमें ज़्यादा फैक्ट्स प्रॉब्ली आप दे पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप मुझसे और कोई भी नया वीडियो चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आपको सजेशन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, राइट। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर बता सकते हो कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे और कौन से एक्ट्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।